नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप आयात तथा निर्यात में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका हम इलास्टिसिटी यानी लोच दृष्टिकोण पर अध्ययन करेंगे। यानी जब हम किसी अर्थव्यवस्थाओं में अवमूल्यन की नीति को अपनाया जाता है तो अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप जो हमारे आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो यदि आयात तथा निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच डिफरेंट है तो अवमूल्यन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भुगतान संतुलन पर, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अवमूल्यन का लोच दृष्टिकोण। जब अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप निर्यात हमारे सस्ते हो जाते हैं और आयात हमारे महंगे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे निर्यात किस प्रकार की वस्तुएं हैं, यानी इलास्टिसिटी इसकी एक्सपोर्ट की इकाई के बराबर है कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेटर देन 1 है कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन 1 है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी विच इज लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। उसी प्रकार क्योंकि हमारे आयात महंगे हो जाते हैं तो अगर अर्थव्यवस्था के लोग आयातित वस्तु अति आवश्यक वस्तुओं को आयात करते हैं तो भुगतान संतुलन निश्चित रूप से अवमूल्यन के बाद हमारे विपक्ष में हो जाएगा। तो यदि अर्थव्यवस्था में इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे आयात का नेचर क्या है, इकाई के बराबर है कि इकाई से अधिक है कि इकाई से कम है, तो अगर अर्थव्यवस्था के लोग निर्यातित वस्तु इकाई से अधिक वाली वस्तु का करते हैं तथा आयात जो है वो इकाई से अधिक वाली वस्तु का करते हैं, यानी निर्यात तथा आयात EX एंड EM इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमें अवमूल्यन की नीति को अपनाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में हो जाएगा। लेकिन अगर अदर कमोडिटी का हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, सच एज लग्जरियस, सच एज इसेंशियल कमोडिटी, सच एज EP इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं आरामदायक वस्तुएं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम इकाई के बराबर वाली वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो डिवैल्यूएशन से हमको लॉस होगा। अगर हम इकाई से कम इलास्टिक वस्तुओं का निर्यात या आयात करते हैं तो भी हमें लॉस होगा। हमको डिवैल्यूएशन से बेनिफिट तभी होगा जब आयातित तथा निर्यातित वस्तु की मांग की लोच इकाई से बराबर होगी, तभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में होगा। तो आइए हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कि निर्यात तथा आयात के किस प्रकार से लोच महत्व रखती है। हम सबसे पहले एक्सपोर्ट कमोडिटी की चर्चा करते हैं। एक्सपोर्ट कमोडिटी यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी एक्सपोर्टेबल वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोर्ट होता है तो उस पर डिवैल्यूएशन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम नीचे ले लेते हैं एक्सपोर्टेबल कमोडिटी सच एज एक्स कमोडिटी, जो हम आधार अक्ष एक्स पर ले रहे हैं और वाई अक्ष पर हम एक्सचेंज रेट को ले रहे हैं। सारे डायग्राम में हम एक्सचेंज रेट को लेंगे वाई एक्सिस पर, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी और या इंपोर्टेबल कमोडिटी। तो यहां पर हम पहला ले रहे हैं एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। ये हमारे पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की डिमांड है dx, यानी यहां पर X इज ग्रेटर देन 1 है, अर्थात हम विलासी वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग द लग्जरियस कमोडिटी, so the demand curve of the export commodity is flatter than another commodity, ठीक है। अब हम देखते हैं कि
प्रारंभ में हमारे पास एक्सचेंज रेट OR है, ये हमारे पास प्रारंभ में एक्सचेंज रेट दैट इज OR एक्सचेंज रेट, प्रारंभ में OR एक्सचेंज रेट है और हमारे पास OR एक्सचेंज रेट पर हम OX एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो OX है। अब हम क्या करते हैं, डिवैल्यूएशन कर देती है। डिवैल्यूएशन करने से विनिमय दर हमारी पास डिक्लाइन कर जाती, कम हो जाती, OR से हम आ जाते हैं OR1 पर आ जाते हैं, हम OR से OR1 पर आ जाते हैं, हमारी एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर गई एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में, परिणाम स्वरूप हमारा एक्सपोर्ट बढ़ करके OX से OX1 हो जाता है। ठीक है, जो हम इस एरो सिंबल से देख सकते हैं कि हमने 5% का डिवैल्यूएशन किया बट मेरा 9% एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा फेवरेबल हो गया। हम A पॉइंट से B पॉइंट पर आ गए और मुझे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मुझे पहले क्या था, चतुर्भुज ORAX था, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले मुझे इस चतुर्भुज के बराबर बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना पड़ता था, प्राप्त होता था। अब उसकी अपेक्षा चतुर्भुज OR1BX1 ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें प्राप्त होने लगा, जो ये चतुर्भुज का मान ग्रेटर है, यानी इसके मान से इस चतुर्भुज का मान अधिक है, अर्थात हमें एक्सपोर्टेबल कमोडिटी X के संदर्भ में डिवैल्यूएशन करना बेनिफिट रहा। तो हम ये देख सकते हैं कि पहले देखिए एक्सचेंज रेट जो डिक्लाइन हुई उसका प्रतिशत मात्रा कम थी, उसके अपेक्षा जो हमारा एक्सपोर्ट किए बढ़ा उसका परसेंटेज मात्रा अधिक हो गई। तो इस प्रकार जो ये हमारे पास प्रारंभ में बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ये उसकी अपेक्षा इन फ्यूचर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हुआ मेरा रेड एरिया, ये पहले से बढ़ गया, अर्थात एक्सपोर्टेबल कमोडिटी के संदर्भ में हमारा डिवैल्यूएशन करना सफल रहा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है तो डिवैल्यूएशन करना हमारे लिए बेनिफिट होगा। सेकंड हम देख सकते हैं कि यदि वस्तु का नेचर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का यूनिट इलास्टिसिटी हो, यानी यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब होता है वस्तु आरामदायक हो। अगर मेरी निर्यातित वस्तु आरामदायक है, जो मैं विदेश में भेज रहा हूं वस्तु वो आरामदायक है, जिसकी देखिए जिसकी स्लोप इकाई के बराबर है। ठीक है, प्रारंभ में मेरा एक्सचेंज रेट OR है, हम AB पॉइंट पर हैं और मैं OX कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, OX कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास चतुर्भुज ORAX मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इतना मुझे फॉरेन करेंसी रिजर्व में प्राप्त हो रही है। अब मैंने डिवैल्यूएशन कर दिया, जब डिवैल्यूएशन कर दिया तो मेरी एक्सचेंज रेट OR से आ गई कहां पर, OR1 पर आ गई, 10 भी कम एट B पॉइंट, मैं B पॉइंट पर आ जाता हूं और मेरा एक्सपोर्ट OX से बढ़कर OX1 हो जाता है, एक्सपोर्ट मेरा बढ़ गया। लेकिन जो मेरा पहले चतुर्भुज था उसी के एरिया के बराबर OR1BX1 मुझे फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलने लगा, यानी डिवैल्यूएशन के बाद मैंने एक्सचेंज रेट कम करने के बाद मेरे BOP में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले का BOP इक्वल टू बाद का BOP, दोनों BOP इक्वल रहे, अर्थात मेरी विदेशी मुद्रा रिजर्व या एक्सपोर्ट करने के बाद जो मुझे मुद्रा मिली उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इस वस्तु के यानी आरामदायक वस्तु के संदर्भ में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में नहीं हुआ बल्कि न्यूट्रल रहा। तो पहले देख सकते हैं कि मैंने 10% एक्सचेंज रेट डिक्लाइन किया, तो 10% एक्सचेंज रेट डिक्लाइन करने के परिणाम स्वरूप 10% ही एक्सपोर्ट मेरा बढ़ा, इसलिए मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप पहला जो एरिया था, जो आप एरिया देख रहे हैं ये शेडेड एरिया, उसी के बराबर बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले का जो BOP था उसी के बराबर BOP मुझे प्राप्त हुआ, अतः इस वस्तु के संदर्भ में मुझे डिवैल्यूएशन की नीति नहीं अपनानी चाहिए थी। नेक्स्ट है, अगर वस्तु आपकी इलास्टिसिटी जो एक्सपोर्टेबल वस्तु है उसकी इकाई से कम हो, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की यदि इलास्टिसिटी इकाई से कम है यानी वस्तु आवश्यक है, तो यदि वस्तु आवश्यक है तो उसके परिणाम स्वरूप मेरे पास प्रारंभ में एक्सचेंज रेट OR है, वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैं
ओ एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मेरा बीओपी क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ओ आर ए एक्स, ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मतलब जब डिवैल्यूएशन की मैंने पॉलिसी अपनाई नहीं थी, प्रीवियस, जिसको मैं कह सकता हूं, इसको 1 कर दो। बीओपी 1 जो यानी विदाउट डिवैल्यूएशन की पॉलिसी का मेरा बीओपी था, मुझे इतनी फॉरेन रिजर्व बाहर से प्राप्त होता था, इतनी विदेशी मुद्रा के रूप में मुझे पेमेंट प्राप्त होता, बीओपी। अब डिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन करने के परिणाम स्वरूप मैं ओ आर से ओ आर 1 पर आ जाता हूं, और इसके परिणाम स्वरूप मेरा एक्सपोर्ट बढ़ करके ओ एक्स से ओ एक्स 1 हो जाता है। ठीक है, यानी मैंने डिवैल्यूएशन किया 10%, तो मेरा एक्सपोर्ट मात्र बढ़ा कितना परसेंट, मात्र 5%। डिवैल्यूएशन 10% का हुआ, एक्सपोर्ट ओनली बढ़ा 5%, तो मेरा अब एरिया क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट में आ जाता हूं। तो चतुर्भुज ओ आर 1 बी एक्स 1, ये मेरा नया बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 है, जो जिसका मान यानी ये जो दूसरा चतुर्भुज प्राप्त हुआ, इसका एरिया कम है, यानी बीओपी 1 का मान ज्यादा है, बीओपी 2 का मान कम है। अर्थात आवश्यक वस्तु के संदर्भ में यदि हम डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनाते हैं तो मुझे लॉस होगा। देखिए, पहले ये बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 है, जो इतना बड़ा मुझे एक रेक्टेंगल प्राप्त हुआ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्राप्त हुआ, यानी मुझे इतनी अधिक विदेशी करेंसी प्राप्त हुई। लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद मेरा जो एरिया है, जो चतुर्भुज का एरिया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो करता है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व को शो करता है, जो आफ्टर एक्सपोर्ट के बाद वी गेन द करेंसी उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कम हो जाता है। तो अर्थात आवश्यक वस्तु के साथ यदि डिवैल्यूएशन आप करोगे, अगर आपकी वस्तु अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज आवश्यक वस्तु है, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उसी वस्तु का मूल्य पहले से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट क्या आया कि अगर आपकी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी विलासी है, तो आपको एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन की पॉलिसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अपनानी होगी। अगर मैं अब बात करता हूं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट वो वस्तु जिसको हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसके बदले में अपनी देश की मुद्रा पेमेंट के रूप में देते हैं, अपने देश की फॉरेन रिजर्व मुद्रा। जैसे मेरे पास जितना मेरे देश में डॉलर इकट्ठा है, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उसको देना पड़ेगा। और जब डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, यानी जो आपका एक्सचेंज रेट होता है वो अप हो जाता है, R1 हो जाएगा, जो अप हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसेंशियल कमोडिटी का इंपोर्ट है, दैट इज इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी EM इज ग्रेटर देन 1, वस्तु विलासी है, जिसको हम आयात कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी स्लोप कम है। अब हमारे पास प्रारंभ में एक्सचेंज रेट क्या था, OR था, और मैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर था, और परिणाम स्वरूप मैं OX कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये मेरे पास जो रेक्टेंगल हुआ है, रेक्टेंगल ORAX हुआ, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मुझे देना पड़ रहा था, इसको 1 कर देते हैं। आफ्टर डिवैल्यूएशन, क्योंकि हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, तो मेरी एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाती है, एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाती है, तो वी कम एट OR1, परिणाम स्वरूप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी बी विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मेरे इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाते हैं, और डिक्लाइन होकर के कितना हो जाते हैं, X1 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि मैंने 10% मेरा डिवैल्यूएशन हुआ 10%, और मेरा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया 20%। ओ माय गॉड, हाउ मच लॉस, कितना मेरा लॉस हुआ। अब उतनी ही वस्तु के लिए मुझे क्या हुआ, पहले से कम, यानी रेक्टेंगल OR1 BX1 मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राप्त होने लगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राप्त होने लगा। अर्थात मुझे अब पहले से अधिक प्राप्त होने के मतलब अब मुझे पहले से अधिक देना पड़ने लगा, मतलब कम वस्तुएं प्राप्त करके मुझे ज्यादा रिजर्व देना पड़ने लगा। अर्थात मुझे इंपोर्टेबल वस्तु बहुत कम हो गई, बट अब मुझे ज्यादा वस्तुओं का अब मुझे कम वस्तुओं को, कम मुद्रा को देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये मेरे पास एक फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्यों है, क्योंकि पहले मुझे इस शेडेड एरिया के बराबर
मुद्रा देनी पड़ती थी BOP1, लेकिन अब मुझे देनी पड़ रही है कम चतुर्भुज। देखिए इस चतुर्भुज का मान एरिया जो है वो पहले से कम है BOP2, तो यानी अब मुझे कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और मेरे आयात तेजी से घटे। अब हमारी आयात पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि अगर वस्तु जो इंपोर्टेड वस्तु है उसकी मांग की लोच इकाई के बराबर है, अर्थात वस्तु आरामदायक हो। अगर वस्तु आरामदायक है तो हमें डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए। प्रारंभ में मेरा एक्सचेंज रेट OR था और मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर था और मेरे पास आयातित वस्तु थी OM थी, मान लीजिए OM थी, ठीक है। तो मेरा पास चतुर्भुज ORAM, ये मेरा पास यहां पर इकाई के बराबर आयातित वस्तु की लोच है, यानी EM इज इक्वल टू 1, अर्थात वस्तु आरामदायक है। और आरामदायक वस्तु के संदर्भ में जो आयातित वस्तु की मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। प्रारंभ में मेरा एक्सचेंज रेट OR रहता है जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहते हैं और मेरे पास आयातित वस्तु की मात्रा OX रहती है। इस प्रकार चतुर्भुज ORAX मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट करना पड़ रहा है जो कि 1 है। जब मैं एक्सचेंज रेट यानी डिवैल्यूएशन की नीति अपनाता हूं तो हम R से R1 पे पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माइनी इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी B पॉइंट हो जाता है। अब मेरे पास आयातित वस्तु की मात्रा घट करके X से X1 हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने 10% डिवैल्यूएशन किया तो मेरा जो BOP था अब 10% ही उससे इंपोर्ट मेरा डिक्लाइन हुआ। तो यानी जिस अनुपात में आप डिवैल्यूएशन करेंगे उसी अनुपात में आपका इंपोर्ट डिक्लाइन होगा, अर्थात आपका जो नया BOP OR1 BX1 BOP2 यानी BOP1 इक्वल टू BOP2 दोनों का मान पहले से बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी आरामदायक वस्तु के संदर्भ में डिवैल्यूएशन की पॉलिसी प्रभाव नहीं डालेगी। अब देखिए जो एरिया आपका पहले था BOP का, वही एरिया आपका बाद में BOP का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अवमूल्यन आयातित वस्तु यदि आरामदायक है जिसकी लोच इकाई के बराबर है तो उसके संदर्भ में सफल नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर मेरी आयातित वस्तु की मांग की लोच इंपोर्ट की इकाई से कम है यानी वस्तु आवश्यक है, तो वस्तु आवश्यक है तो इस तरह की वस्तु मांग की लोच जो होती है इंपोर्ट EM क्या होती है, डिमांड जो होती है इसकी आयातित वस्तु की डिमांड, इसकी लोच ज्यादा होती है, इसकी स्लोप ज्यादा होती है। प्रारंभ में मेरा एक्सचेंज रेट OR है, मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर हूं, मेरी आयातित वस्तु की मात्रा OX है, ठीक है। अब मेरे पास चतुर्भुज ORAX मेरा BOP है जिसको 1 कहते हैं। जब मैंने डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनाई, मैंने क्या किया 10% डिवैल्यूएट कर दिया तो मेरा पास OR1 पे मैं चला जाता हूं, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट B हो जाता है। नया इक्विलिब्रियम B होने के परिणाम स्वरूप जो मेरे पास आयात डिक्लाइन करते हैं वो मैं 10% के करता हूं तो आयात मात्र मेरे 2% ही डिक्लाइन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं X1 पर आ जाता हूं। तो चतुर्भुज OR1 BX1 ये आपका नया BOP होगा, दैट इज 2, और BOP2 इज ग्रेटर देन BOP1। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिवैल्यूएशन के बाद मुझे और अधिक विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। ये तो मेरे लिए और बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि जिस अनुपात में मैंने डिवैल्यूएशन किया उस अनुपात में आयात नए डिक्लाइन हुए। आप देखिए पहले ये शेडेड एरिया मेरा BOP था 1 के नाम से, फिर अब मेरा ये शेडेड एरिया BOP2 के नाम से हो गया। अब ये देखिए शेडेड एरिया जो ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस एरिया का मान अधिक है, अर्थात मुझे पहले से अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। तो रिजल्ट क्या निकले कि अगर आयातित वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक हो तभी आप अवमूल्यन की नीति अपनानी हो चाहिए, नहीं तो आपके देश को नुकसान हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट मेरा कहता है कि यदि निर्यातित वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक हो या आयातित वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक हो तभी अवमूल्यन की पॉलिसी अपनानी चाहिए। Thus we can say कि EX plus EM
इज ग्रेटर देन 1 तभी हमें अवमूल्यन की नीति अपनानी चाहिए। यदि मेरे देश के लोग अधिक विलासीपूर्ण वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, यानी ऐसी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं जिसकी इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है, या ऐसी वस्तु का आयात कर रहे हैं जिसकी इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है, आयात या निर्यात दोनों की इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है, तो हमें डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, तभी भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा। ये था डिवैल्यूएशन का लोच सिद्धांत दृष्टिकोण, जो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। सो मच, थैंक यू।